क्या एक बेटी की कीमत अब पैसे, गहनों या फिर सांसारिक सामान से तोली जाएगी? क्या शादी जैसा पवित्र रिश्ता अब समाज के लिए मजाक और स्टेटस बन के रह गया है? क्योंकि जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, चाहे वो केस दीपिका नागर का हो या फिर पलक रजक का हो या फिर केस हो ट्रिशा शर्मा का, इन्होंने आम जनता के दिल दहला दिए हैं। नमस्कार, मैं रिया वर्मा और आप देख रहे हैं खबर एक्स। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी निकिता और जानवी उपस्थित हैं। आइए उनसे जानेंगे कि आखिर दहेज प्रथा क्या है। क्या दहेज प्रथा दानव बन चुका है? क्यों हर बेटी, चाहे वो बेटी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी बेटी को नहीं छोड़ा जा रहा। जहां एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि एक दिन में लगभग 15 से ज़्यादा लड़कियां दहेज से प्रताड़ना झेलती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर दहेज क्या है। तो जानवी, बताइए आप कि दहेज क्या है और ये दहेज दानव का रूप कैसे लेता जा रहा है? दहेज एक निजी संपत्ति या नकद राशि या किसी उस चीज़ को कहते हैं जो विवाह के समय या विवाह से पहले जब किसी लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले उसे लेने देने की बात कहते हैं, उसे दहेज कहते हैं। यानी कि विवाह के दौरान या उससे पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की संपत्ति या सौदेबाजी की मांग को दहेज कहा जाता है। और अगर कोई भी इंसान हो, अपनी बेटी को हर कोई अपनी मर्जी से विवाह के समय उपहार देता है, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन अगर लड़कों वालों की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से लड़की वालों से मांग की जाए तो यह एक दहेज के खिलाफ आ जाता है। और दहेज लेना या देना, ये दोनों ही, या दहेज के लिए किसी को उकसाना, ये चीज़ें एक कानूनी अपराध है। दहेज, हम सीधे शब्दों में कहें तो सामाजिक रूप से एक बोझ बनता जा रहा है। तो जैसा कि आपने जाना कि दहेज क्या है, लेकिन इतनी ज़्यादा लड़कियां इससे प्रताड़ित हो रही हैं, क्या इसके लिए कोई नियम या कोई कानून भी है? और अगर हैं तो लागू क्यों नहीं हो रहे? और आखिर कौन कौन से कानून हैं? शायद हो सकता है हमारी जनता इस चीज़ से जागरूक ना हो। तो आइए जानते हैं। मैं अपनी सहयोगी निकिता से पूछूंगी। निकिता, आप बताइए मुझे कि दहेज के लिए कौन कौन से वो कानून हैं जिसे जनता को जानना चाहिए, उससे जागरूक होना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में इन दिनों दहेज काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दहेज के कारण काफ़ी सारी बेटियों के केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि उन्हें मार दिया गया। कई लोग उन्हें मरने पर मजबूर कर देते हैं, कई सुसाइड कर लेती हैं, कई जगहों पर तो उन्हें मार दिया जाता है। तो इसी बीच में आपको बता दूं कि ये जो दहेज प्रथा है, ये लगातार एक ये ट्रेडिशन बन चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से चलती आ रही है। हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, बिल्कुल तब से हम इसे फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों ने आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने उनको दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते दहेज पर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दहेज लेना, दहेज देना और दहेज में सहयोग करना, ये तीनों ही कानूनी अपराध हैं। इसके लिए काफ़ी सारे एक्ट भी बनाए गए हैं। इसमें अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो उसको 15,000 रुपये का उस पर जुर्माना है और 5 वर्ष तक की उसे सज़ा भी है। जो डाउरी सिस्टम है उसके अंडर काफ़ी सारे एक्ट बनाए गए हैं। एक एक्ट में आपको बता दूं कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अंडर इसमें 2-3 एक्ट आते हैं, जहां बीएनएस की धारा 85 जो कि पूर्व में थी, लेकिन अब वो 498 यानी 498 ए कर दी गई है, जिसके तहत लोगों को कानूनी सज़ा होती है। इसी के बीच में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि निकिता, जब हमें अगर कोई भी व्यक्ति दहेज से तड़प रहा है और दहेज उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, चाहे वो कोई लड़की है या उसके परिवार को इससे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो वो किस धारा का यूज़ करेगा? बीएनएस और आईपीसी। बीएनएस और आईपीसी धारा का प्रयोग कर सकते हैं। और बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उनको हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी वीडियोस लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने डाउरी पर भी, यानी कि दहेज पर भी उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट बताए हैं।
उनका कहना है कि दहेज लेना देना एक अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई जगहों पर दहेज के काफ़ी सारे झूठे मामले भी सामने आए हैं, लेकिन उन लोगों पर कार्यवाही नहीं होती। अक्सर ऐसी जगहों पर कार्यवाही होती है जहां पर सिर्फ दहेज लिया जाता है और दहेज के कारण जो मृत्यु होती है, हत्याएं होती हैं, सिर्फ वहां पर। लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे करते हैं, क्योंकि आए दिन लोग दहेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी इन 2025 में हमने काफ़ी सारे केसेस देखे। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, यूजी चहल देखे, उनका डिवोर्स हुआ तो उसमें एलिमनी की मांग की गई और एक बहुत बड़े अमाउंट में एलिमनी मांगा जाता है और लोग उससे अपना फ़ायदा कमाते हैं। यानी कि पहले किसी के साथ रिश्ता बनाओ, शादी करो और उसके बाद जब फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डिवोर्स लेते हैं और फिर एलिमनी लेकर अलग हट जाते हैं। ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सामने वाला कैसे कैसे दे रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमें जो चाहिए बस वो चाहिए। लोगों को अपनी मांग से मतलब है। इसी के बीच अश्विनी उपाध्याय ने 3 काफ़ी मेन और बहुत दंडात्मक प्रक्रियाएं सामने रखी है जो उन्होंने, एक और मैं आपको बात बता दूं कि उन्होंने PIL भी दाखिल की है कोर्ट में इसके खिलाफ, क्योंकि ये वाली चीज़ें हैं ना, ये साइड में कर दी जाती हैं अक्सर, क्योंकि लोग दहेज को और दहेज के कारण जो केसेस हो रहे हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो निकिता थोड़ा PIL के बारे में बताओ कि PIL हमारी जनता समझे कि PIL आखिर है क्या। PIL झूठे मुकदमों में अर्जी दाखिल करना होता है। ठीक, झूठे मुकदमे यानी कि कई सारे केसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि झूठे केसेस किए जाते हैं, परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। इसमें उन्होंने पहले एक दंडात्मक बोर्ड की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस थाने और जो अदालतें होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाएं, जिससे लोग अवेयर हों और ऐसी गलती करने से बचें और उन्हें ये सब एक्ट का सामना ना करना पड़े। दूसरा है शिकायतकर्ताओं पर भी केस हो, यानी कि जो लोग झूठे मुकदमे करते हैं उन पर भी केस हो और कठिन कार्यवाही उन पर की जानी चाहिए। तीसरा है दुरुपयोग पर लगाम, यानी कि जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और सामने वाले परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी पर केस करेंगे तो उससे, अगर हमने 15 लाख की डिमांड की तो 15 लाख, 16 लाख, जो भी मतलब जितने बड़े अमाउंट में हम मांग करते हैं वो हमें देना ही पड़ता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो ये वाले जो केसेस होते हैं उनका फेवर में ही इनका फैसला जाता है, तो अक्सर लोग इससे प्रताड़ित होते हैं। तो इन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, की जानी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दहेज के प्रति कई कानून बने हुए हैं, लेकिन इनका आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाकर इनका सदुपयोग करें, जिससे जो हकीकत में प्रताड़ित लड़कियां हैं उन्हें उनकी मदद की जा, जो हकीकत में प्रताड़ित लड़कियां हैं उनकी मदद की जा सके। आज हम आपको उसी में से एक ऐसा केस बताने वाले हैं ट्विशा शर्मा का, जो वाकई में एक ऐसी दहेज प्रथा का प्रताड़ित चेहरा है जिसको कह ही नहीं सकते कि ये इसके साथ सुसाइड है। अभी हालांकि इसकी रिपोर्ट नहीं जारी हुई है कि ये सुसाइड है, मर्डर है, क्या है, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर ट्विशा शर्मा का केस है क्या। मेरी सहयोगी निकिता मेरे साथ हैं, तो आइए निकिता थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ट्विशा शर्मा का क्या है केस। जी, मैं आपको बता दूं कि ट्विशा शर्मा जो कि भोपाल की हैं, उनका केस इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। संडे को है उनका अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिनों बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन बाद इसलिए किया गया क्योंकि उनका दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ था। और मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ट्विशा शर्मा का केस आखिर शुरू कहाँ से होता है। ट्विशा शर्मा की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत VIP तरीके से शादी की गई, अच्छा खासा डाउरी दिया गया, बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ दी जाती है। आपको बता दें हम कि डाउरी को अंग्रेजी हिंदी में दहेज ही बोला जाता है, जो लोग इससे अवेयर हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा डाउरी यानी दहेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो ससुराल पक्ष था उसका पेट नहीं भरा। वो लगातार ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित करते रहे, अंदर ही अंदर ट्विशा शर्मा ये सब झेलती रहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने ये सब भुलाकर अपनी निजी ज़िंदगी छोड़कर भोपाल जाने का फैसला लिया और वो भोपाल जाकर रहने लगीं। जब वो भोपाल जाकर रहने लगी तो वहाँ पर भी लगातार उनको इसीलिए प्रताड़ित किया जाता था, उनसे लगातार दहेज की मांग की जाती थी और ज़्यादा पैसों की मांग की जाती थी। लेकिन ट्विशा शर्मा ने ये वाली बात अपने घर पर नहीं बताई, वो ये अकेले ही सब कुछ सहन कर रही थी। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन अचानक से ट्विशा शर्मा अपना पूरा मूड चेंज कर देती हैं और वो वापस नोएडा आने की तैयारी करती हैं।
और उन्होंने इसी बीच अपनी माँ को एक रात फ़ोन किया और अपनी माँ से वो फ़ोन पर बात करते हुए कहती हैं कि माँ, मैं इन सब से अब थक चुकी हूँ, मैं अब ये और नहीं सहन कर सकती, मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं कल आपके पास आ रही हूँ। बस वो इतना ही बोल पाती हैं, लेकिन तभी अचानक से कमरे का गेट खुलता है और कमरे में कोई दाखिल होता है। इसी बीच उनकी माँ को ऐसा ये सब लग रहा था कि हाँ, कमरे में कोई एंटर हुआ है। ये सारी कहानी उनकी माँ ने बताई है। कमरे में कोई आया, लेकिन अचानक से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है और फ़ोन अचानक से कट जाता है। उनकी माँ लगातार फ़ोन ट्राई करती रही और भी घर वालों ने फ़ोन ट्राई किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो उनके घर वालों को चिंता होने लगी। फिर होता क्या है कि थोड़ी देर बाद अचानक से उनके ससुराल से, ट्विशा शर्मा के ससुराल से फ़ोन आता है कि ट्विशा शर्मा की मौत हो चुकी। तो उनके परिवार वाले बहुत शॉक में आ जाते हैं कि आखिर एक लड़की जो अभी कल घर आने की बात कर रही थी, उसने अचानक से सुसाइड क्यों कर लिया। जी, अगर उन्हें सुसाइड करना था तो वो अपने घर वालों को ये थोड़ी ना कहती कि माँ, मैंने टिकट करा ली है, मैं कल आप लोगों के पास ये सब छोड़ कर आ रही हूँ। तो ये एक, और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं झेल सकती, मैं परेशान हूँ। तो इससे समझ आ रहा ना कि वो घर से प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन जो ससुराल वाले, उनका कहना है कि जो ट्विशा शर्मा है वो थोड़े मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित थी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उन पे दबाव बनाया जा रहा था, उन पे बनाया जा रहा था, क्योंकि उनसे लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और वो ये बात अपने घर वालों से नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि पहले से ही उनके घर वालों ने एक अच्छा खासा अमाउंट उनकी शादी पर खर्च किया और उनकी पूर्व रिटायर्ड जज के बेटे से उनकी शादी की गई थी। तो इसी बीच उनके संपन्न परिवार से शादी हुई, अच्छा खासा संपन्न, उसके बाद भी उन्हें दहेज का इतना लालच बढ़ गया कि एक मासूम सी लड़की पर सबसे पहले दबाव बनाया गया। पिता थे, उनका बेटा जो है वो वकील है और शायद माँ जो गिरिबाला सिंह है वो भी सिविल सर्विसेज में है। उनको भी अभी रिमांड पर लिया गया है, क्योंकि उन पर भी लगातार कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं, जो मायके वाले हैं उनका कहना है कि ये सब कहानी झूठ है। झूठ इसलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम सुसाइड, कोई भी इंसान अगर सुसाइड करता है तो वहाँ पर जिस चीज़ से सुसाइड किया गया वो सीन तो मिलना चाहिए, जो मेन चीज़ है, मिलनी चाहिए, चाकू मिलना चाहिए, वो चीज़ मिलनी चाहिए। जिस चीज़ से लटके वहाँ, यानी वो रस्सी जो भी था वो गायब था। जो भी सुसाइड का नाम दिया गया है तो रस्सी गायब थी, अगर मौत हुई है, अगर वार किया गया है तो चाकू गायब था। इस तरीके की चीजें गायब मिली, निशान भी मिले। उनके गले पर 2-3 निशान थे। उन्हें एम्स में ले जाया गया। तो तब तक ये सारे सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि उनको एम्स ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत की खबर कर दी गई। वहाँ पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा ट्विशा शर्मा का ये दिल दहलाने वाला केस, लेकिन इस केस को बंद करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि इस पर क्या कोई कार्यवाही भी हुई है। तो जानवी, आप बताइए, क्या इस केस पे कोई कार्यवाही भी की गई है? हाँ, मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल में इस केस पर सीबीआई की जांच जारी है और ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को भी इस सीबीआई केस में ले लिया गया है। और समर्थ सिंह ने ये भी बताया है कि फ़िलहाल उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था ट्विशा शर्मा का, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये सुसाइड किसी को नज़र नहीं आ रहा है, सब इसको मर्डर ही बता रहे हैं। और समर्थ सिंह ने ये भी क्लियर किया है कि मैंने फ़िलहाल उस ट्विशा शर्मा को 7 लाख रुपए अमाउंट दिया था, इसके लिए मैं उसे प्रताड़ित कर रहा था। मतलब उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि प्रताड़ित कर रहा था, बस वो ये कह रहे हैं कि मैंने 7 लाख दिए थे, इसलिए मैं उससे उसी बारे में बातचीत कर रहा था और वो परेशान हो रही थी इस सब। तो इसको मतलब दबाव बनाया ही जा रहा था। जब आप बार बार उस बात को कह रहे हैं तो सामने वाला अपने दिमाग पर उस बात को ले जा रहा है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो आपकी पत्नी थी? या फिर एक बात और इस केस में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि झूठ बोल रहे ट्विशा ने अपनी माँ को नहीं बताया, अपनी फैमिली को नहीं बताया, और अगर बताया भी तो क्या उनकी फैमिली ने क्या बोल दिया कि आप झेलो, हम पहले ही पैसा लगा चुके हैं? मतलब क्या फैमिली का क्या रिएक्शन है? अपनी फैमिली को कुछ इस बारे में जानकारी नहीं दी। जब वो इन सब से ऊब गई तब वो उन्होंने अचानक फैसला लिया कि मैं ये सब छोड़कर अपने घर वापस लौट जाऊंगी। फिर उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया। वो जब सब कुछ घर जाकर अगर वो क्लियर करती, लेकिन उससे पहले ही इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। बस वही है, ठीक हो जाएगा करते करते एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। जिस दिन लोग दहेज को अपना स्टेटस और दहेज देने वाले लोगों को
सम्मान देना बंद कर देंगे, क्योंकि आप समाज में देख रहे हैं कि अरे आपने कितने की शादी करी है, 2 करोड़ की, अरे आपने कितने की करी है, 1 करोड़ की। ये स्टेटस की तरह देखा जाता है, ये एक रुतबा की तरह देखा जाता है। अगर हम समाज में रहते हैं और समाज को बदलना चाहते हैं तो पहले इन लोगों को हीरो बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दहेज कोई अच्छी बात नहीं है। दहेज जैसे हम देख रहे हैं, हम एआई में इतना ग्रो कर रहे हैं, हम अग्नि 6 जैसी मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, ऐसे जब हम काम कर रहे हैं, और दहेज एक ऐसा मामला जो एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट कहती है कि हर दिन 15 से ज़्यादा महिलाएं इससे प्रताड़ित होती हैं, प्रताड़ना झेलती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।